नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 का चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव। जी हां, केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इस सवाल का जवाब आपको 2024 में ही तो मिलेगा। इसलिए 2024 की एक्सरसाइज 2023 में भी खूब हमने देखी है। अब साल नजदीक 2024 है, लगभग आ ही चुका है। तो उससे पहले क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम 2023 के अंत में हो रहे हैं, आइए नजर डालते हैं 24 की खबर पर। 2024 के इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे बड़े होंगे, यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है। जनता के हित की बात होगी, यह भी आस लगाई जा रही है। लेकिन पंजाब हरियाणा की बात करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो दशकों से अनसुलझे हैं। क्या 2024 में सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा? पंजाब और हरियाणा क्या एक साथ सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे? सवाल ही तो है, क्योंकि केंद्र की मध्यस्थता के बिना एसवाल का मुद्दा हल हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही लगता है। इसलिए केंद्र की तरफ से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे चंडीगढ़। यहां पर पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत जो होने की सामने आई थी और जिक्र हुआ था, वो एसवाल का मुद्दा हल होता क्या नजर आएगा? यही सवाल इस मीटिंग से भी पूछा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब और हरियाणा के हित की बात दोनों आपस में हमेशा से करते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दखल भी इस पूरे मामले में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो आए, लेकिन क्या पंजाब ने माने? इतिहास गवाह देता है। एसवाल को लेकर अभी राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हैं और साथ ही बयानबाजी का दौर भी ऐसा जारी है जो खत्म होने का नाम आज तक नहीं ले पाया। अब चुनाव नजदीक है लोकसभा के, तो ये मुद्दा एक बार फिर से जोरों शोरों से उठ रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसी मामले की चर्चा है। राज्यसभा के सांसद कृष्णपाल पवार क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। एसवाइल जो हरियाणा की जीवन रेखा है और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था और माननीय मुख्यमंत्री बार बार एसवाइल के लिए मीटिंग में जाते हैं, लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो पीछे हट जाते हैं। और जबकि सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा में जो एसवाइल के मामले में सभी मेंबरों ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन भारत सरकार को भेजा था कि एसवाइल का पानी हरियाणा को मिले। पंजाब से पानी पाकिस्तान में जा रहा है, तो इसलिए क्यों नहीं जो हरियाणा का जो हिस्सा 2024 के चुनाव में एसवाल का मुद्दा अहम रहने वाला है और इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज है। अब बयानबाजी हरियाणा से भी सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल क्या कहते हैं, आइए 24 की खबर में सुनते हैं। केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपने भी इस मिट्टी का नमक खाया है। आपके परिवार हमारे शिवानी से ही हैं और ठीक है, आप राजनीति करते हो, पंजाब में आपको वोट चाहिए, लेकिन इतना काम तो आप कर ही सकते हो कि नहर का निर्माण शुरू करा दें। पानी पे जो फैसला होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो कोई भी एजेंसी है जब निर्धारित करेगी। लेकिन आप जिस तरह के आपकी पार्टी के लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के किसानों को नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो हरियाणा की तरफ से भी तो यही कहा जा रहा है कि हक का पानी है और हक का पानी पंजाब को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें क्या पूरी होंगी? सवाल का जवाब आने वाले वक्त में। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की बात करें तो एसवाल के मसले पर उन्होंने भी कई बार पंजाब को कोसा है और इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर जमकर सियासी प्रहार भी किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना ही चाहिए। मिसगाइड करने वाली बात है। होना या ना होने की बात नहीं होती कि मेरे पास सरप्लस, किसी भी आदमी के पास कितना ही कुछ हो, लेकिन वो कहे सरप्लस तो नहीं है मेरे पास। कौन है? आप बड़े बड़े सेठ भी हैं, उनको भी कहोगे भाई कुछ दे दो, पैसे दे दो, तो वो कहे सरप्लस नहीं है हमारे पास। सरप्लस की बात नहीं, बात हिस्सेदारी की है। सरप्लस की तो बात ही नहीं करी हमने। हम कद करेंगे आपके पास बच्चा पड़ा और मरते दे दो। हम तो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हम इकट्ठे थे, आज हम अलग अलग हो गए। तो आज अलग अलग हो गए तो हमारा भी हिस्सा है बैठा, वो हिस्से की बात कर रहे हैं। सरप्लस की, बिना सरप्लस की तो बात नहीं है। वो तो वैसे ही मिस गाइड कर रहे हैं हमारे पास सरप्लस नहीं है। लेकिन क्या समाधान निकल सकता है और इनेलो इस पर क्या सोचती है? इसी पर हमने सवाल किया इनेलो के विधायक अभय चौटाला से। अब इनेलो की नेता अभय चौटाला को ऐसा लगता है कि एसवाल का जो ये मुद्दा है, ये बैठकों से सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बैठकें तो पहले भी हुई और इस समस्या का हल
बैठकों से नहीं निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। ये तो हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि हमें एसवाईएल का पानी मिले। अगर ये चाहते तो 2016 में फैसला हमारे हाथ में आ गया था, और 2016 से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री से ये पूछ लो आप जाके कि उसने क्या एफर्ट्स किए, क्या प्रयास किए। कहीं सीरियस नहीं थे। राष्ट्रपति से मिले, राजनाथ सिंह जी से मिले, गडकरी साहब से मिले, प्रधानमंत्री से एक दिन भी टाइम लिया। हमें रोज कहते रहे। और वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी तो बहुत पहले से ये कह चुके हैं कि हरियाणा को उसके हक का, उसके अधिकार का पानी मिलना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के बीच जो सियासी खींचतान है, उसके बीच ये मसला अभी भी अनसुलझा ही है, और इसका समाधान कब निकलेगा, ये सवाल दशकों से पूछा जा रहा है। आज भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन जो बैठकें चल रही हैं उनसे आस तो लगी ही रहती है। पंजाब का रुख आप जानते हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी क्या सोचती है, आइए जान लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे। जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार ही ये बैठक। पंजाब की राजनीति की भी बात कर लेते हैं। पंजाब की राजनीति में जितने सियासी दल हैं, वैसे तो सबके स्वर एक जैसे ही इस मसले पर सुनाई देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार समाधान की ओर अग्रसर होने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम साबित होती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग की बात करें तो इस मामले पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और बातचीत से इस मामले को सुलझाने की बात तो कह दी गई है। लेकिन राजा वड़िंग से कोई ये भी पूछे कि कांग्रेस की सत्ता भी रही है और केंद्र में भी कांग्रेस रही है, यूपीए सरकार भी रही है, तब इस मामले का सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? अब सुनिए मौजूदा स्थिति में वो क्या कहते हैं। अब पानी पंजाब का है, आपका हक बनता ही नहीं, ये बात हरियाणा सुनने को तैयार नहीं। ये बात पंजाब के गवर्नर अगर उसमें बैठेंगे तो वो सुनने को तैयार नहीं। तो मैं समझता था कि बिल्कुल इस मुद्दे पर एक चर्चा होनी चाहिए थी पंजाब के अंदर, जो कि नहीं हुई है। नया कोई तरीका। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया और इस दौरान दिग्गज नेता नागपुर में मौजूद रहे, जहां चुनावी सीजन से ठीक पहले अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश राहुल गांधी ने दिया, लेकिन इसके बाद अब पार्टी के दिग्गज नेता नागपुर में बड़ा संदेश देते नजर आए। राहुल गांधी की आने वाली यात्रा की तैयारी के बीच ये स्थापना दिवस कांग्रेस पार्टी के लिए काफी खास माना गया है। हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी, और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। नागपुर से एक और बात याद आती है, आरएसएस पर भी कई बार निशाना कांग्रेस पार्टी के नेता साधते हैं, लेकिन बीजेपी को उसके जरिए घेरा भी जाता है। 2024 के चुनाव में ईडी का मुद्दा भी छाया रह सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईडी क्यों? ईडी को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार सियासी हमले करते रहता है। अब जब ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी का नाम सामने आया था, उसके बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर दिखाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सरकार बदले की भावना से काम करती है। राजनीतिक बदला से कर रहे हैं, राजनीतिक प्रति हिंसा और क्या, पॉलिटिकल वेंडेटा, नथिंग एल्स। ये राजनीतिक बदला से कर रहे हैं, राजनीतिक प्रति हिंसा और क्या, जमीन से जुड़ा हुआ और ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम सामने आ गया। इसी पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन आरोप कितने हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त है। ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का सिर्फ नाम ही सामने आया है।
उनको ना तो आरोपी बनाया गया ना दोषी ठहराया गया। लेकिन राजनीति अब अपने स्तर पर पहुंचने ही वाली है। अब इसी पूरे मसले को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। उन्होंने भी इस मसले पर खूब बीजेपी को कोसा है। ये तक कह दिया उन्होंने कि अंग्रेज भी गांधी से डरा करते थे और आज की सरकार भी गांधी से डरती है। देखो, बीजेपी डरी हुई पार्टी है, खुद को शक्तिशाली समझने वाली पार्टी, केंद्र में हम शक्तिशाली है ऐसा बताने वाले। गांधी परिवार को इतनी डरते हैं, तब भी अंग्रेज गांधी को डरते थे, आज की सरकार भी गांधी को डरती है। और इसलिए ऐसे सब मामलों में गांधी परिवार को डालकर लोगों को मूल इश्यू से डाइवर्ट करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर जमकर सियासी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के जो नाम की बात सामने आई है उस पर वो ये कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए क्या क्या होता है। अभी चुनाव से पहले देखिए ना ये लोग क्या क्या करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, कोई आज पहली बार थोड़े कर रहे हैं। जब चुनाव आता है ये इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, रचने दीजिए। अभी चुनाव से पहले देखिए ना ये लोग क्या क्या करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, कोई आज पहली बार थोड़े कर रहे हैं। जब चुनाव आता है ये इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, रचने दीजिए। अभी चुनाव से पहले देखिए ना ये लोग क्या क्या करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, कोई आज पहली बार थोड़े कर रहे हैं। जब चुनाव आता है ये इसी तरह के षड्यंत्र। और सीबीआई को लेकर विपक्ष ने पहले से ही केंद्र के मोदी सरकार को खूब घेरा है। अब जब ईडी की बात हो रही है और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ चुका है तो कांग्रेस के नेता अभी से ही बिना सोचे समझे सीधे सीधे केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने का काम करने चुके हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकालने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद जो कांग्रेस पार्टी खुद कहती है अब भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं। यात्रा बहुत बड़ी यात्रा रहने वाली है, बहुत से राज्यों से गुजरेगी। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 14 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। मणिपुर से शुरुआत इस यात्रा की होगी और आप जानते ही हैं सरकार को घेरा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और ये समाप्त होगी मुंबई में। तो कांग्रेस अब इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी एक हीरो की तरह प्रदर्शित करना चाहती है और ये बताना चाहती है कि अगर भारत को जोड़ने का काम किया राहुल गांधी ने किया और अब भारत के लिए न्याय की मांग राहुल गांधी करेंगे। लेकिन सवाल बीजेपी पूछ रही है किस बात का न्याय आप मांग रहे हैं। जनता तो खुश है। कांग्रेस की इसी यात्रा पर मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि जब साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता और साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए। साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता। बात होती है भरोसे की और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूं ही। मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है, जो गरीब कल्याण। और वहीं पटना में नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से जुबानी हमला बोला और ये कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने पूरा चक्रव्यूह रचा दिया है। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं,
और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। साल 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब गूंजने वाला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अब कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्ष भी इस मसले पर बीजेपी को घेर भी रहा है और समर्थन तो कर ही रहे हैं। राम मंदिर को लेकर खुशी भी देश में अलग तरह की है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा क्या बनना चाहिए, सवाल तो पूछा ही जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में भी इन दिनों वार पलटवार खूब हो रहा है। सांसद संजय राउत ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा है कि बीजेपी केवल प्रचार करती है कि सब कुछ हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार यंत्रणा जब लगाती है तब वो कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे देश से एक प्रचार की ये उनकी एक रीत है। प्रचार करो जमकर, सब कुछ हमने किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या तो पूरी तरह से सज चुका है, लेकिन आमंत्रण का दौर भी जारी है। आमंत्रित राजनीतिक चेहरों को भी किया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने यह कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मंदिर कोई राजनीतिक मंच है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का जो भी कहना है वो सब सुन रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप भाजपा के हाथों में हैं, अगर नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि हिंदू विरोधी है। इस बात को लेकर चर्चाएं चलती हैं। Look, going to a temple is an individual decision. Individuals have been invited. Let them make their decision. To my mind, a temple is actually not a political stage. It is a place for people to contemplate the divine, do their prayers, live their normal personal lives, and it's a personal choice. Now, individuals have been invited. Let individuals decide. साल 2024 के चुनाव में खिलाड़ी भी क्या अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? अभी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसी को लेकर इन दिनों देश में सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने पहलवानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये भी कहा कि वे सभी खिलाड़ी कुश्ती छोड़कर राजनीति में जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, ये उनका लगता है। रेसलिंग की उन्नति 2011 के बाद काफी प्रोग्रेस हुआ है। रेसलिंग ही एक ऐसा गेम आप पिछले 3 ओलंपिक में देखेंगे जिसमें लगातार मेडल आया है और कोई ऐसा गेम नहीं जिसमें लगातार 3 ओलंपिक में मेडल आया हो। तो उसमें अगर इधर 11 महीने से रेसलिंग की गतिविधि ठप पड़ी है। हम लोगों का प्रयास है कि उसको जल्दी से जल्दी चालू करके पहलवानों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। देश भर में आजकल पहलवानों का मुद्दा भी सुर्खियों में बना हुआ है। इसी पर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। अब दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि जो नारी वंदन और नारी सम्मान की बात कर रहे हैं उन्हें पहलवान बेटियों का दुख दिखाई नहीं देता। दुख है इस बात का कि जो नारी वंदन, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं उन्हें पहलवान जो महिलाएं हैं, बेटियां, उनका दुख नहीं दिखाई देता। पहले भी हम समाजवादियों ने कहा कि महिला पहलवानों के साथ हैं और महिलाएं के साथ कहीं भी अन्याय होगा, अगर किसी तरह की घटना होगी तो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। पहलवानों का मुद्दा पिछले दिनों खूब छाया हुआ था, लेकिन आने वाले वक्त में अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। 2024 के चुनाव में जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। अब इसी मसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास लगातार हो रहा है। नए नए शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चौमुखी विकास हो रहा है। नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
समग्र शिक्षा, पीएम पोषण, पीएम श्री स्कूल्स खोले जा रहे हैं। ये सारे में जम्मू कश्मीर की पहले से ही स्वभाव है पढ़ने लिखने का। कई सारा चीज बुनियादी व्यवस्था यहाँ 370 के कारण नहीं पहुंच पा रहा था। आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। ये सारा विषय भी विशेष करके समाज के वंचित वर्ग तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हरियाणा बीजेपी की नेता भी इन दिनों चुनाव से पहले जनता के बीच लगातार जाकर सरकार के कामों की जानकारी भी दे रही है। इसी कड़ी में कैथल पहुंची हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, उनके लिए काम कर रही है और जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है। ये भी उनका बड़ा दावा था। माताएं बहनें हैं जो उपलों में और लकड़ियों में खाना बनाती हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो उनकी चिंता करते उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई और फ्री में गैस सिलेंडर, जिसकी आय 1,80,000 से कम परिवार हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको देने का काम किया है। हमारी तो कमलेश ढांडा ने बड़ा दावा किया है। अब केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का बखान मंत्री भी कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे और फायदा वोटों का भी मिले। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों तक अपनी योजनाएं पहुंचा रही है और जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा भी दिखाया और बताया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बयान दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला, वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल। साल 2024 में चुनाव होने हैं, ऐसे में हिमाचल बीजेपी ने भी तैयारी खूब कर ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और इसके लिए पार्टी की ओर से काम भी किया जा रहा है। जनता पार्टी का, हमारा संगठन का नया स्वरूप, जो नया ढांचा बन करके अब पूर्ण रूप से तैयार है और चुनाव की तैयारी के लिए सभी मोर्चे और पार्टी मिल करके काम में जुट गई है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने मंडल स्तर तक संगठन के जो गठन की जो प्रक्रिया को अब पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पर जीत हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मोर्चों के जिम्मे जो काम दिया है और वो मोर्चे उसमें काम करें, बेहतर ढंग से काम करें। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी और ये भी कहा कि आने वाले समय में सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। 8 मोर्चों का संयुक्त मोर्चा बैठक भी हमारी अतिशीघ्र संपन्न होगी और ये हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विभिन्न वर्गों के अंदर जाकर के पार्टी का संदेश देंगी। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा और इसी तरह से आईटी और सोशल मीडिया का मोर्चा, ये पूरी ताकत और दमखम के साथ अब पूरे प्रदेश के अंदर जुटने वाले हैं। उसी तैयारी के लिए हम लोग आज बैठे। बात उत्तराखंड की, यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने देश भर में अब अपनी ओर से संचार समन्वय भी नियुक्त कर लिए हैं, समन्वयक बनाए गए हैं। उत्तराखंड की जिम्मेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कंधों पर भी है।
नई पारी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की हो रही है। ना सिर्फ 14 जनवरी से 20 मार्च तक माननीय राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा का दूसरा चरण, जो भारत जोड़ो यात्रा पहला चरण था कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, अब दूसरे चरण में वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक जिस तरह से 6,200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, 14 राज्यों से होकर ये यात्रा जाएगी, 85 जिलों को ये यात्रा छुएगी। ऐसे में उसी कड़ी में अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने हमारे नेशनल पैनलिस्ट को जिम्मेदारी दी है। सभी को मीडिया प्रभारी बनाकर प्रदेशों में भेजा गया है और हम गौरवान्वित हैं। 24 की खबर मिटने, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।